नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव का आधा जो है मतदान हो चुका है। 283 सीटों पर मतदान होने के बाद में चौथे चरण में चाहे इंडिया गठबंधन के दल हो, एनडीए के दल हो, पूरी तरह से जान झोंक दी है। चर्चा हो रही है इस समय बिहार की। बिहार में चौथे चरण में 5 सीटों पर मतदान है। उजियारपुर, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय और समस्तीपुर सुरक्षित। तो वरिष्ठ पत्रकार है रमाकांत चंदन जी, राष्ट्रीय सहारा में काम कर चुके हैं। कई अखबारों में एक लंबा अनुभव है, बिहार की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। उनसे ही आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार की इन 5 सीटों पर क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, एनडीए की क्या स्थिति है, डिप्टी सीएम रहे जो तेजस्वी यादव वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद में वहां पर क्या स्थिति है, सम्राट चौधरी जो है उनका क्या कहना है। तो रमाकांत जी हमसे जुड़े। रमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी रमाकांत जी, प्रश्न ये है कि भाई बिहार जो है वो राजनीति की जननी रही है। बिहार के लोग बड़े जागरूक माने जाते हैं और ये कहें कि बिहार ने जो है लगातार संदेश दिया है, कोई भी बदलाव होता है तो वह बिहार से होता है, कोई भी क्रांति होती है वो बिहार से होती है। गांधी मैदान ये कहे कि बिहार का वो हर क्रांति का, हर बड़ी रैली का, हर बदलाव का गवाह है। तो ये जो 5 चौथे चरण में जो मतदान है 5 सीटों पर, उन पर चर्चा करेंगे आपसे। ये 5 सीटें जो है, पहले ये प्रश्न है आपका कि 5 सीटों पर जो इस समय मतदान होना है 13 मई को चौथे चरण में, तो 5 सीटों में पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि 5 सीटों पर यदि हम लब्बो-लुभाब की बात करेंगे तो 5 सीटों पर कितनी सीटें किस एनडीए को मान रहे हैं और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को। पहला प्रश्न ये, रमाकांत जी क्या कहेंगे? जी, बहरहाल जो चौथे चरण में जो 5 सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें समस्तीपुर सुरक्षित है, जो पिछले 2019 में उसे लोजपा के प्रत्याशी प्रिंस पासवान ने जीता था। फिर उसके बाद आ जाइए मुंगेर लोकसभा का चुनाव है, जहां एनडीए के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जीत दर्ज की थी। फिर बेगूसराय आ जाइए तो 2019 में गिरिराज सिंह भाजपा के जो फायर ब्रांड नेता है उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद आ जाता है दरभंगा, जहाँ गोपाल जी ने भाजपा के है वो चुनाव उन्होंने जीता था। इसका मतलब कि 5 सीटों में 3 सीटें भाजपा की जीती हुई है, 1 सीट जो है लोजपा की है और 1 सीट जो है जदयू की है। लेकिन 2024 के चुनाव में जो स्थितियां बदली है वह है कि अब इस बार का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हो रहा है। और इंडिया गठबंधन से होने के बाद बिहार की राजनीति में परिवर्तन यह हुआ है कि अब महागठबंधन जो पहले था उसमें वाम दल भी शामिल हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि राजद सुप्रीमो ये अंतिम पारी खेल रहे हैं और उन्होंने कई रणनीतिक बदलाव किया है। अगर हम मुंगेर लोकसभा की बात करें तो मुंगेर लोकसभा से उन्होंने जो एनडीए का जो खास वोट है, आधार वोट है, उस जाति से उम्मीदवार दिया है अनिता कुमारी, जो धानुक जाति से आती हैं, और उनके पति अशोक महतो जो हैं वो कुर्मी जाति से आते हैं। यानी कि लालू जी ने एक जो समीकरण बनाया है वह यह बनाया है कि नीतीश कुमार जी का वोट बैंक से हम उम्मीदवार देंगे और अपने वोट बैंक एमवाई से उन्हें जीत दिलाएंगे। ये उनकी रणनीति है। अब देखिए बेगूसराय जैसा लेनिनग्राद, जहां कांग्रेस पार्टी की चंदन जी पहले हम मुंगेर की बात कर लेते हैं। मुंगेर में बड़ी दिलचस्प बात है, जो अशोक महतो टिकट मांगने गए लालू प्रसाद यादव के पास में, तो लालू प्रसाद यादव ने भाई कहा कि आप तो सजा याफ्ता है, आप तो क्रिमिनल है, आपको तो टिकट हम दे नहीं सकते हैं, तो पहले शादी कीजिए। शादी कर ली अशोक महतो ने, अनीता देवी जो है उन्हें टिकट दिया। तो इधर जो क्रिमिनल है, और ऐसे नहीं छोटे मोटे, ठीक है, वहां पर जो है अशोक महतो का बड़ा नाम है साहब, बदमाशी के नाम पर, गुंडे के नाम पर। इधर अनंत सिंह जो है वो ललन सिंह को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो मुंगेर का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प हो चुका है भाई। चुनाव भले ही अनीता देवी और ललन सिंह लड़ रहे हो, लेकिन चुनाव तो उधर अशोक महतो लड़ा रहे हैं और इधर जो है अनंत सिंह लड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, मुंगेर का लोकसभा चुनाव जो है ना, ऐसे भी जो है बाहुबली की बीवियों का रणस्थली बन चुका है। 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी लड़ी और उस बीना देवी ने ललन सिंह को हराया था। अब इस चुनाव में अनीता देवी हैं। 2014 के चुनाव में अनंत सिंह की बीवी नीलम देवी लड़ी थी, वो चुनाव ललन सिंह से हार गई थी। तो ये बाहुबली के स्थान रहा है, इसलिए
कि जो बाहुबली की पत्नी है वो साफ दागदार नहीं है और उनके पति जो है उन पर कुछ न कुछ आरोप है, इसके बदले में वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन मूलतः लड़ने वाले उनके पति ही होते हैं, बाहुबली ही होते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बार बाहुबली की पत्नी, सूरजभान की पत्नी जो बीना देवी है, वो जीती थी। वह भी इसलिए कि उनका भाजपा का समर्थन प्राप्त था, वो एनडीए के उम्मीदवार थे। इस बार जो है अनिता कुमारी जो है महागठबंधन की उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं और उन्हें वाम दल के साथ में कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त है। अब जाहिर है कि बिहार अभी तमाम बातों को भूल कर भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में फिर जातीय चक्रण में बन जाता है। अब जातीय फॉर्मूला के आधार पर वहां सबसे बड़ी जाति जो है जनसंख्या वाली वो भूमिहार है। अब लालू यादव उसके विरुद्ध एक समीकरण बनाया है, कुर्मी धानु से उम्मीदवार देकर के IMY जिनका मुस्लिम यादव है। तो जाहिर है टकराहट तो है। एज किसको मिलेगा ये तो पता चलेगा, उसमें नीतीश कुमार जी का लिटमस टेस्ट होना है कि अगर धानु कुर्मी का वोट अगर अनिता देवी को मिलता है तो माना जाएगा कि नीतीश जी का जो वोट बैंक पर जो कब्जा था वो छूट चुका है, और अगर वो ट्रांसफर कराते हैं ललन सिंह को तो माना जाएगा कि नीतीश का जो है वो बरकरार है। जी, मतलब नीतीश कुमार जी की भी प्रतिष्ठा जो है वो मुंगेर सीट्स को लेकर दांव पर लगी हुई है। तो बिल्कुल मैंने उनका लिटमस टेस्ट होना है कि क्या उनका तो वोट बैंक उनके साथ है या नहीं है। जी, लेकिन चंदन जी एक प्रश्न आपसे ये भी है कि ललन सिंह के और लालू प्रसाद यादव के संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं और शायद उन्हीं संबंधों का जो है खामियाजा जो है ललन सिंह को भुगतना पड़ा था। पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था नीतीश कुमार ने। ऐसी चर्चा थी भाई ललन सिंह लालू प्रसाद यादव से मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो शुरू में जब अनिता देवी वहां से प्रत्याशी बनी और अशोक महतो जो है क्रिमिनल माइंड के हैं वहां उनका नाम है, तो हम जब डिबेट कर रहे थे, साकेत बिहारी सिन्हा है वहां पर वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, तो उन्होंने कहा कि भाई अशोक महतो पर तो भूमिहारों की हत्या का भी आरोप है, उनपे कुर्मी की हत्या का भी आरोप है, तो वो तो जो है बड़ा आरोपी है उन पर। तो ये तो लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से ललन सिंह को वाकवर दे दिया है। लेकिन आज की तारीख में वो भी कह रहे हैं कि भाई फाइट जबरदस्त है। तो लालू यादव संबंध निभाएंगे ललन सिंह से या सीट निकालेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ये चर्चा तो राजनीतिक जगत में है कि लालू जी ने वाकओवर दे दिया है, लेकिन अब जो समीकरण वहां बैठ रहा है, कई बार होता है क्या कि मैदान में कुछ सोच के उतरता है और होता कुछ और है। तो इन्हें जो धानु का कुर्मी का जो समर्थन जो मिल रहा है, तो लालू यादव को भी लग रहा है यह एक मौका है जहां हम अपने MY को ट्रांसफर करा करके जीत की नई एक तारीख लिखें। हम ये उस कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है जो आपने सुना ही होगा लगातार कि मोदी की गारंटी, और वो मिसलेनियस वोट जो है अति पिछड़ा का वही डिसाइड करेगा मुंगेर में कि कौन वहां का बॉस होगा। ये लोग भूमिहार अगर उनको वोट देंगे तो कुर्मी धानु इनको वोट देंगे। अब मेन बचता है अति पिछड़ा दलित, वो किसको वोट करेंगे, वही बॉस बनेगा वहां का। जी जी चंदन जी, अब हम बात करते हैं बेगूसराय की। गिरिराज सिंह जो है 2014 में नवादा से चुनाव लड़े। 2019 में जब उन्हें बेगूसराय से चुनाव टिकट दिया गया तो इनकार कर दिया गिरिराज सिंह ने, भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। उसके बाद में अमित शाह ने जो है साफ तलब किया, दिल्ली में गए तो जानकारी ये है कि भाई अमित शाह ने बोला आप नामांकन करिए तो सही, हमारी गारंटी आप चुनाव जीतेंगे। तो कन्हैया जो है उसमें CPI से कन्हैया लड़े थे, बहुत मजबूत फाइट जीती कन्हैया ने। तो कन्हैया को हराकर जो है गिरिराज सिंह जो है वहां से सांसद बने बेगूसराय से। इस बार भी CPI के वहां पर बेगूसराय को तो जो है वहां पर लाल झंडे के नाम से जाना जाता है। तो बेगूसराय में जो है अवधेश राय है इस बार उनके सामने। तो गिरिराज सिंह जो है, क्या लग रहा है कि इस बार जो है अवधेश राय पर भारी पड़ेंगे, या भाई अवधेश राय CPI के तो लालू प्रसाद यादव का भी समर्थन है, कांग्रेस का भी समर्थन है, तो कैसी फाइट है बेगूसराय में रमाकांत जी? जी एक बात आप इस बात को समझ लीजिए, गिरिराज सिंह का जो चरित्र है वो प्योर हिंदूवादी है। वो इस बात से नहीं घबराते हैं कि हमारे हिंदूवादी चरित्र से मेरा कौन विरोध करेगा, हम हारे या जीते वो उस राह पर चल रहे हैं। बेगूसराय लेनिनग्राद कहा जाता है, बिहार का लेनिनग्राद है, कम्युनिस्टों का गढ़ है। लेकिन याद कीजिए 2019 का चुनाव चरण जी, जब कन्हैया कुमार खड़ा हुए थे
तब लालू यादव ने अपना उम्मीदवार तनवीर हसन को खड़ा करके एक तरह से कन्हैया को हराने का काम किया था, क्योंकि वो जानते थे कि कन्हैया अगर जीत जाएगा तो तेजस्वी के बरक्स बिहार में एक नेता खड़ा हो जाएगा। तो ये जो भूल उन्होंने की थी वह भूल आज भी कैरी हो रहा है। और आज अगर भले कांग्रेस पार्टी अकेले है, लेकिन लड़ाई सीधे सीधे वो दो भागों में बट गई है, और वो है कि भाई भूमिहार एक तरफ है और बाकी लोग दूसरे तरफ हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भूमिहारों में भी कांग्रेस पार्टी के कैडर हैं, लेकिन पिछले बार जो लालू जी ने रणनीति की थी उसका खामियाजा इस बार अवधेश राय जी को भुगतना पड़ रहा है। और लोग मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग होती तो शायद हम उनको वोट दे दे भी, लेकिन चूंकि वो लालू की कृपा पर है तो वहां एक दूसरी धारा बह रही है। बहरहाल जो अभी जो फिलहाल स्थिति जो दिख रही है वो गिरिराज सिंह को आपने देखा होगा कि कई बार वहां विरोध भी हुआ है, लेकिन बावजूद वहां जो अंततः होता है कि लोग गुस्सा में विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं वही 90 वाला खौफ तो फिर वापस लौट आते हैं। और वही स्थिति बेगूसराय की है, और देखिए आगे परिणाम में क्या होता है। लेकिन टक्कर मुंगेर में भी है और बेगूसराय में भी है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो 4 लाख से गिरिराज सिंह जीत गए थे वह जीत का अंतर बरकरार रख पाएंगे। जी, लेकिन चंदन जी, लालू प्रसाद यादव ने तो खेल इस बार भी किया है भाई। यदि कांग्रेस के खाते में सीट जाती तो कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं वहां से कांग्रेस से, तो खाते में डालती जो है सीपीआई के, कि भाई सीपीआई के खाते में डालेंगे तो कन्हैया कुमार लड़ नहीं पाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को इधर पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया, पहले पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस में, उसके बाद में जो है अपने खाते में सीट ले ली और वहां से जो बीमा भारती को चुनाव लड़ा दिया। तो तेजस्वी यादव जब नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं, तो लालू यादव के अंदर ऐसी क्या सुरक्षा की भावना भाई? कन्हैया कुमार को भी जो है नहीं घुसने दे रहे बिहार में, उधर पप्पू यादव को भी जो है डाउन करने में लगे हुए। हालांकि पप्पू यादव ने चुनाव बड़ा मजबूत लड़ा है वहां से, जानकारी ये मिल रही है, आपको अच्छी जानकारी होगी कि पप्पू यादव शायद वहां से सीट निकाल लें। जी, लेकिन जी 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 पप्पू होता ही है यादव कि हर पिता को अपने पुत्र को सेफ करने की आदत होती है, और लालू यादव अपने पुत्र को सेफ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि युवा नेतृत्व कोई बिहार में पैदा हो। अगर पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते तो कांग्रेस को एक कद्दावर नेता मिल जाता, और ये ना अखिलेश सिंह चाहते थे और न लालू यादव चाहते थे। नतीजा हुआ कि कन्हैया को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ आप कह सकते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र को महाराजगंज से टिकट दिला दिया। अगर वो अपने कन्हैया को यहाँ टिकट दिलाते तो फिर क्या कांग्रेस भूमिहार जाति से 3 को टिकट देती? नहीं देती। इसलिए अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को आकाश को यहाँ टिकट दिला दिया, कन्हैया को वहां शिफ्ट करा दिया। अगर यहाँ कन्हैया को मिल जाता तो आकाश को नहीं मिलता, क्योंकि एक सीट अजीत शर्मा को पहले मिल चुका था कांग्रेस से, तो सारी सीटें कांग्रेस में भूमिहार को तो मिलेगी नहीं। तो यह भी एक चाल थी वहां पर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एनडीए और इंडिया के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो तो है ही, इंडिया गठबंधन में भी आपसी संघर्ष चल रहा है, जिसका एज लगातार एनडीए या भाजपा को हर जगह मिल रहा है। जी, लेकिन चंदन जी भाई, लालू प्रसाद यादव समाजवाद की बात करते हैं, वो डॉक्टर राममनोहर लोहिया की बात करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश जी की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं। तो बिहार में यदि कर्पूरी ठाकुर अपने बेटे के लिए सोचते हैं तो लालू प्रसाद यादव नेता थोड़ी बन पाते। ये लोग जो समाजवाद की बात करेंगे, ये लोग गरीबों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, कहेंगे साहब हम लोग तो आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जहां तक बात आती बेटो बेटी से उबर नहीं पाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव यदि कर्पूरी ठाकुर उस समय बेटे की बात करते हैं अपने, तो क्या लालू प्रसाद यादव नेता बन पाते क्या? जी नहीं बन पाते। लेकिन वो एक दौर था जहां त्याग जो है और सेवा एक भावना हुआ करती थी नेताओं में। अब वो बातें नहीं है। आप अगर देखें लालू यादव की राजनीति का, तो उनके घर से पत्नी के बाद 2 पुत्री और 2 पुत्र राजनीति में आ चुके हैं। ये एक ही परिवार के। दूसरा, उस पार्टी का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो वहीं का होगा। तो ये एक परिवारवाद है। जबकि लालू जी ने कांग्रेस के परिवारवाद के विरुद्ध ही राजनीति शुरू की थी, और 1977 के लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने संघर्ष किया वो अच्छे मतों से जीते भी थे। लेकिन बाद के दिनों में जो बिहार का जातीय चक्रण है, बिहार का जो परिवारवाद है, बिहार का जो भ्रष्टाचार है, वो कहीं न कहीं इन पर हावी हो गया। एक कह सकते हैं कि 90 से लेकर के जो अगला 15 साल 2005 तक के युग को याद करके आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी जब अगर भाषण देते
लिखते हैं तो उनका पहला शब्द 90 से 2005 का ही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उस खौफ से हमारा वोट एकत्रित होता है और तब जाके विकास की बात करते हैं। तो लालू यादव का वो युग जो है भ्रष्टाचार और जंगल राज के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमाई नीतीश कुमार जी या भाजपा आज भी वहां खा रही है। जी जी, हम चंदन जो उजियारपुर की बात करते हैं, नित्यानंद राय, अमित शाह जो गृह मंत्री है उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में है वो नित्यानंद राय। उनके सामने जो है अशोक मेहता है, भाई लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी हैं। तो उजियारपुर में जो फाइट है नित्यानंद राय अशोक मेहता, किस रूप में देख रहे हैं चंदन जी? जी देखिए, वहाँ आलोक मेहता फाइट में है नित्यानंद राय जी। जी आपने अमित शाह का भाषण अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले उन्होंने उजियारपुर में दिया था, यह कहते हुए कि नित्यानंद राय जी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं और इन्हें मुझे बहुत दूर तक ले जाना है। इसका मतलब क्या होता है, वहां की जनता समझ रही है कि शायद ये जो हमारे नित्यानंद राय है वो केंद्रीय मंत्री के अच्छे अगर मिलेगा पोर्टफोलियो तो शायद यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा। दूसरी तरफ आलोक मेहता जो है वो उनके पिताजी तुलसीदास मेहता भी एक अच्छे कैंडिडेट थे, मंत्री भी रहे हैं, और आलोक मेहता लालू जी के विश्वसनीय भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। अब समीकरण वहां पर यह है कि पिछला चुनाव नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो विरुद्ध लड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा को मात दी थी। इस बार प्लस पॉइंट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ में है तो वह उनके लिए प्लस जाता है। लेकिन अब आलोक मेहता चूंकि वहां के स्थानीय हैं और उनके अपनी जातियों को पकड़ अच्छा है, और दूसरी बात जो MY का समीकरण उनके साथ में है वह उन्हें नित्यानंद राय के साथ में मजबूत स्थिति में टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन रही बात वही कि लास्ट में जो साइलेंट वोट है, जो मिसलेनियस वोट है, जो दबंग जातियों से दब करके अपनी बात का उजागर नहीं करते हैं और चुपचाप जाके वोट दे आते हैं, वही डिसिसिव होगा उजियारपुर में भी। जी जी, तो दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो है दोबारा सांसद बनेंगे या फिर इस बार जो है खतरा है उनकी सीट को? जी देखिए, दरभंगा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, इसके पहले कीर्ति आजाद वहां से लड़ा करते थे और लालू यादव भी लगातार वहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा करते थे। इसके पहले अली फातमी उतारे जाते थे। 2019 में अब्दुल बारी सिद्दीकी का उन्होंने प्रयोग किया। इस बार लालू जी ने भी वहां प्रयोग किया है। इस बार टिकट उन्होंने ललित यादव को दिया है, जो पूर्व मंत्री हैं और लालू जी के बहुत खास आदमी है और पिछले 6 बार से वो विधायक चुने जा रहे हैं। मैंने वहां के लिए एक लोकप्रिय नेता जरूर है, दबंग भी है, इसलिए लालू जी ने इस बार आजमाया है। तो लालू जी का यह परिवर्तन उन्हें कितना मदद कर पाएगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बदली हुई रणस्थिति में निश्चित रूप से गोपाल जी को टक्कर ललित यादव दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का भी मत है। दरभंगा मिथिलांचल जो है कांग्रेस का भी गढ़ रहा करता था, कांग्रेस के साथ मिलने से उनका जो बल बढ़ा है। और दूसरा जो वामपंथियों का जो कैडर वोट है, आपको याद होगा मधुबनी से मधुबनी कभी सीपीआई के कब्जे में रहा करती थी, तो वो इलाका भी पूरा मिथिलांचल भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, तो उनका भी सहयोग मिलेगा। इस हिसाब से ललित यादव जो है थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं और उधर गोपाल जी के पास अपना वोट बैंक जो है, जो ब्राह्मणों का है, प्लस नीतीश कुमार जी का जो वोट है पिछड़ा और अति पिछड़ा का, वो इनको मदद कर रहा है। तो टक्कर दोनों तरफ है। किसका एज मिलता है, कौन कार्यकर्ता अपने मतदाताओं को बूथ पर ज्यादा ले जाता है और उस दिन वोट के दिन कौन ज्यादा सक्रिय रहता है, किसका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, वो चुनाव में बाजी मार जाएगा। जी, समस्तीपुर सुरक्षित पे क्या कहेंगे भाई? अशोक चौधरी की बेटी है कि इस समय बिहार सरकार में है, उनकी बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है और प्रधानमंत्री ने ये भी बोला बिहार में भाई मेरी बेटी है, सबसे कम उम्र की है, जिताओ इन्हें। उधर जो है कांग्रेस के खाते में गई है, सनी हजारी है वहां पर। तो समस्तीपुर का जो चुनाव है उसे किस रूप में देख रहे हैं चंदन जी? समस्तीपुर का जो चुनाव है वो नीतीश जी के 2 मंत्रियों के औलाद का चुनाव है। अशोक चौधरी उनके मंत्री हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी है। महेश्वर हजारी नीतीश के कैबिनेट के मंत्री हैं, उनका बेटा सन्नी हजारी है। और सन्नी हजारी और महेश हजारी ये चिराग पासवान के अपने रिलेटिव है, मेरे भाई माने जाते हैं ये, क्या कहते हैं, महेश्वर हजारी। अब वहां चुनाव जो है आप देखें कि इस बार बिहार में कुछ उम्मीदवार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया है और उसका लाभ मिला है। जैसे शांभवी चौधरी ने भूमिहार से शादी किया है और यहाँ के मशहूर
पूर्व IPS अधिकारी कुणाल के बेटे से उनकी शादी हुई है। तो इनको अब वहां से भूमिहार जाति का एज मिलेगा, क्योंकि लोग होता क्या है कि पितृसत्तात्मक जो सत्ता आती है तो उसमें पिता जो होता है उसी की जाति मानी जाती है। तो वहां भूमिहारों का वोट मिलेगा, प्लस वो दलित जाति से आते हैं उनका वोट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी ने वहां जाकर कल्याणपुर में सभा में खुलेआम उन्होंने कहा कि जो मंत्री जो गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें बाद में हम अब उनको मैंने कह सकते हैं कि अपने अथी से निकालेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। यानी वो मैसेज क्लियर महेश्वर हजारी के लिए था। और निश्चित रूप से उनका यह कहना पूरे कह सकते हैं कि समस्तीपुर की जनता को यह बता गया कि नीतीश कुमार की पहली पसंद जो है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी है, इसलिए उसका एज भी शांभवी चौधरी को मिलेगा। दूसरी पढ़ी लिखी महिला है। और सबसे बड़ी बात यह है, निगेटिव बात यह है उनके साथ में कि वो वहां की नहीं रहने वाली हैं और सन्नी हजारी वहां के स्थानीय है। लेकिन यहाँ भी लिटमस टेस्ट दो लोगों का होगा। क्या चिराग पासवान अपने पासवान का वोट शांभवी चौधरी को शिफ्ट कराते हैं या उनका भाई सन्नी हजारी ले जाता है? नीतीश कुमार जो वहां गए हैं, क्या वो कुर्मी और धानुक और अन्य छोटी जातियों का वोट दिलवा पाते हैं शांभवी चौधरी को? तो उनका भी लिटमस टेस्ट होगा। यह चुनाव परिणाम बताएगा कि चिराग पासवान कितने सफल हुए हैं या नीतीश कुमार जी समस्तीपुर को लेकर कितने सफल हुए हैं। जी चंदन जी, यदि हम 5 सीटों की बात करें, क्योंकि जमीनी पकड़ है, आप वहां बारीकी से जानते हैं 5 सीटों पर, तो यदि हम आपसे ये पूछे 5 सीटों में कितनी सीटें इन 5 में इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और कितनी एनडीए को, क्या कहेंगे चंदन जी? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि मुंगेर, बेगूसराय और ये गोपालगंज में एज जो है वो भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है, मैंने एनडीए को मिलता दिख रहा है। समस्तीपुर की लड़ाई संघर्षमय है, उजियारपुर की लड़ाई संघर्षमय है। वही जो अंतिम दिन अपने मैनेजमेंट में सफल होगा वही जीतेगा। जी चंदन जी, जब इंडिया गठबंधन बना और नीतीश कुमार जो है, ये माना जा रहा था भाई नीतीश कुमार जो है उनकी मेहनत रंग लाएगी, और नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते रहे भाई सीटों का बंटवारा हो जाए, जिस सीटों का बंटवारा हो जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई सीटों का बंटवारा ऐसे थोड़ी हो जाता है, मजबूरन नीतीश कुमार को एनडीए में जाना पड़ा। तो एक मैसेज ये गया कि भाई लालू प्रसाद यादव ने मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को एनडीए में जाने के। तो उस समय समीकरण ये थे कि लोगों में नाराजगी थी लालू प्रसाद यादव के प्रति कि भाई अच्छा खासा इंडिया गठबंधन बना था। जब दिल्ली में जब मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, हालांकि तीसरी चौथी मीटिंग थी वो पहली पटना में हुई, बेंगलुरु में हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, मुंबई में। तो दिल्ली में जब मीटिंग हुई, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, टीएमसी की नेता, उन्होंने जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो अध्यक्ष के लिए प्रस्तुत कर दिया इंडिया गठबंधन के, तो नीतीश कुमार तो ये पक्षा कर रहे थे भाई मेरा नाम प्रस्तुत किया जाएगा, केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। तो लालू प्रसाद यादव कुछ बोले नहीं, वहां पर नाराज होकर नीतीश कुमार पटना चले आए, उसके बाद में भी कुछ नहीं बोले। तो उस समय मैसेज ये कहता भाई नीतीश कुमार को इन लोगों ने मजबूर कर दिया एनडीए में जाने के लिए। तो जब हम लोग भी बात करते थे और लोग भी बोलते थे, तो ये मान के चलते थे भाई सारी की सारी सीटें जो है एनडीए उस समय ले जाएगा। लेकिन समीकरण आज दूसरे हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो यदि आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की, 40 सीटें हैं बिहार में, लोकसभा सीटें, तो मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूंगा कि भाई बिहार में अब जो चुनाव है, लगभग जो है चुनाव जो बिहार में अधिकतर सीटों पे चुनाव हो चुका है, तो आज क्या जो समीकरण है बिहार का, तो आज कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को आप मान के चल रहे हैं और कितने एनडीए को 40 में से? अगर 40 सीटों की बात करें तो इतना तो तय है कि भाजपा को 39 नहीं मिलने जा रहा है, और कांग्रेस 1 पर नहीं रहेगी और राजद 0 पर नहीं रहेगा। अब कितना सीट हासिल करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को भी 1 सीट नहीं रहेगा और 0 पर राजद भी आउट होने नहीं जा रही है। और मुझे लगता है कि कम से कम 5 से 10 सीट तो लूज करने जा रही है एनडीए अभी तक की दृष्टि में। जी चंदन जी, पूर्णिया की बड़ी चर्चा रही है, पप्पू यादव के साथ में जो हुआ, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति मिली होगी, मेरा अपना मानना ये है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव को यहाँ तक बोलना पड़ा कि भाई भले ही एनडीए को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना, ये बड़ी बात उस समय रही है। तो क्या लगा पूर्णिया में जो आपके बीमा भारती, आपके जो है पप्पू यादव,
उधर जो है संतोष कुशवाहा। तो पूर्णिया का जो चुनाव हुआ है, आप किस रूप में देखा आपने, मतदान जो हुआ है? पूर्णिया का चुनाव दो अर्थों में बड़ा ही कह सकते हैं रोचक है। पूर्णिया में दो चीजें ऐसी हुई है जो लोकतंत्र के नाम पर, हाँ, लोकतंत्र के नाम पर कह सकते हैं कि धब्बा है। वह यह तेजस्वी यादव का मंच से कहना कि आप अगर इंडिया गठबंधन को नहीं देते हो तो एनडीए को दे दो। तो यह कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में प्रतिद्वंदिता है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा दाग या धब्बा है। दूसरी बात जो राजनीतिक गलियारे में है, जब बीमा भारती को लग गया कि जब तेजस्वी यादव मंच से ऐसा कह रहे हैं तो नीतीश कुमार जी ने भी एक चाल चली और बीमा भारती से संपर्क कर कहा कि अब तो तुम्हारा कुछ रहा नहीं, तुम अंतिम समय में संतोष कुशवाहा को समर्थन दे दो, जो बातें राजनीतिक गलियारे में है। और तब बीमा भारती को लगा जब खुद ये बात कर रहे हैं संतोष कुशवाहा के लिए, तो हम क्यों नहीं नीतीश कुमार से करीब चले जाए, और उन्होंने अपना समर्थन संतोष कुशवाहा को दे दिया, जिस कारण से पूर्णिया का चुनाव और भी रोचक हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से एज वहां पप्पू यादव को है, क्योंकि वहां के यादवों ने यह निहितार्थ निकाला कि तेजस्वी यादव सिर्फ चाहते हैं कि हम जीतें या फिर एनडीए जीत जाए, पप्पू यादव नहीं जीते। और ये बात जो है पूर्णिया की जनता को बहुत खराब लगी जी, और इसलिए पप्पू यादव को एज मिला और पप्पू यादव मुझे लगता है कि वो जीतने के करीब है। जी जी चंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगा आपसे। नीतीश कुमार जो जब एनडीए में गए इस समय, तो नीतीश कुमार ने लग रहा कि काफी समझौते नीतीश कुमार को वहां पर करने पड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो वहां पर डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक सभा में तो ये भी बोल दिया कि भाई नीतीश कुमार जी से हम बात करेंगे। एक उन्होंने जानकारी यहाँ भी मिली, एक कार्यकर्ता उनके एक सम्मेलन चल रहा था, मीटिंग कार्यकर्ताओं की, उसमें बोला भाई तैयार रहिए, विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना है। तो ऐसी भी खबरें आई। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद में नीतीश कुमार की स्थिति क्या देख रहे हैं चंदन जी? देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव के बाद अगर इनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा तब तो एनडीए के साथ में रहेंगे। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तब नहीं रहेंगे। आपको याद होगा प्रथम चरण में औरंगाबाद और नवादा में कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे इंडिया गठबंधन से, और कुशवाहा जाति भाजपा वोटर माना जाता है, लेकिन वो वोट शिफ्ट कराने में सफल नहीं हो पाए। अभी मुंगेर की बात जो कर रहे हैं, वहां भी जो है कुर्मी और धानु का वोट जो नीतीश कुमार का आधार वोट है वो भी शिफ्ट होते दिख रहा है। तो नीतीश जी की काबिलियत, नीतीश जी की जरूरत तभी पड़ेगी अगर मुंगेर में वो अपना कुर्मी धानु का वोट अगर ललन सिंह को दिला पाते हैं तो उनकी अहमियत रहेगी। और अगर 16 सीट में अगर वो ज्यादा लूज नहीं करते हैं, अगर ज्यादा सीट लूज करेंगे तो भी भाजपा उनके साथ में चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। तो नतीजे कहने का मतलब ये है कि नीतीश जी की भी पूरी तरह से यह लोकसभा चुनाव लिटमस टेस्ट है, उनकी ताकत का एक प्रदर्शन है। अगर ताकत का प्रदर्शन अच्छा रहा तो एनडीए साथ में रहेगी, वरना एनडीए भाजपा जो है अकेले चुनाव में उतरेगी। जी रमाकांत चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रमाकांत चंदन जी, वरिष्ठ पत्रकार, बिहार की राजनीति पर जबरदस्त पकड़ रखते हैं। इनका भी मानना है कि ये जो 40 सीटों पर मतदान होना है बिहार में, 40 सीटों में 39 सीटें नहीं आने जा रही है एनडीए को। 10 से 15 सीटें मानकर चल रहे हैं कि नुकसान हो सकता है एनडीए को। अब देखना ये होगा कि 5 सीटों पर जो चौथे चरण का मतदान है, कितनी सीटें एनडीए को मिलती है, कितनी इंडिया गठबंधन को मिलती है, और 4 जून को जो परिणाम आएगा 40 सीटें में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और कितनी सीटें जो है एनडीए जीतेगा। फिलहाल इस डिबेट को यही विराम देते हैं। देखते रहिए द न्यूज़ 15।